गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है साना साना हाथ जोड़े। ये आपके पाठ्यक्रम में कृतिका भाग 2 से अध्याय नंबर 3 है। ये अंतिम अध्याय है इस आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक से। तो इसी को जो शेष रहता है इसी को शुरू करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी का जो अर्थ है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर विनती करना, प्रार्थना। अब जो हम पढ़ चुके थे इसको चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। इससे आगे जो पंक्तियां हैं, मेरे नगमती मेरे विसा, इधर से शुरू करेंगे। मेरे नगमती मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाइयों से पूरे वेग के साथ, वेग होता है स्पीड, तेजी से, गति से, वेग क्या होता है? तेजी से, गति से, पूरी गति के साथ, पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के बीच शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। लम्हे क्या होते हैं? लम्हे होते हैं पल। और मशगूल क्या, उर्दू शब्द है मशगूल का अर्थ क्या होता है? व्यस्त। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अभिशप्त क्या होता है? जो शापित हो, जिसको शाप दिया गया है, यानी कि अभियुक्त या शापित। आगे चलिए। थोड़ी देर बाद ये बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा। मन काव्यमय हो उठना से अभिप्राय है कविता से युक्त, कविता से युक्त, यानी कि वो उसके मन में उस सौंदर्य को देखकर कविता रचने की जो भाव है वो जागृत होने लगे। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे अक्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। अनंतता क्या होता है? अनंतता होता है जी अंत ना होने का जो भाव होता है, जिसका अंत ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनंतता। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगे हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं क्या होती है? तामसिकताएं होती है बुरी वासनाएं, बुरी भावनाएं, बुरी भावनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। यानी कि क्या था? जो लेखिका थी ना, वो क्या कर रही थी? वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था उसको अच्छे से निहार रही थी। एक भी पल उस सौंदर्य से अपनी नजरों को लेखिका हटाना नहीं चाहती थी। अगर लेखिका वहां से उस प्राकृतिक सौंदर्य से अपनी नजरों को हटाने की कोशिश भी करती ना, तो उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो सौंदर्य बहुत ही ज्यादा था। उसके किसी तरह से कोई भी, कहीं से भी किसी के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती थी।
आगे चलिए, पेज नंबर 21 निकाल लीजिए। चित्रलिखित से मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को बरबर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी, सयानी क्या होता है? बुद्धिमान, समझदार, चतुर बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी, छटी यानी कि हट जाना। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। ये जो घुमाई के बाद बार बार बिंदु है ना, इसका अर्थ है कि ये जो अंतिम शब्द है घुमाई, ये बार बार प्रयोग हुआ है। आगे चलिए। सब और जैसे जन्नत, जन्नत क्या होता है? स्वर्ग, जहां पर सभी कुछ सुख की प्राप्ति होती हो, सुखों की प्राप्ति होती हो, ऐसी जगह बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, यानी कि लेखिका अपनी नजर, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? लेखिका उस क्षेत्र में अपनी नजर जिधर भी घुमाए वहीं पर प्राकृतिक सौंदर्य उसे नजर आता था। वहीं पर उसकी आंखों के सामने क्या नजर आता था? उसको क्या नजर आता था? लेखिका को प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि जिधर भी, चाहे वो पश्चिम दिशा में, चाहे पूर्व दिशा में, चाहे उत्तर में, दक्षिण में, किसी भी कोने में अपनी जब नजर घुमाए ना, तो वहीं उसी जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही थी लेखिका को। ये कहने का अर्थ है अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति, कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वादिया मैंने आपको पहले ही बताया है, वादिया क्या होती है? जहां पर जल की धाराएं बहती है, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? वादिया कहते हैं। ऐसी जगह को क्या कहते हैं? वादियां, जहां जल की धाराएं बहती है। और दुर्लभ, दुर्लभ क्या होते हैं? कठिन। आगे चलिए। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रेन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी। सतत प्रवाहमान झरने से अभिप्राय, सतत क्या होता है? लगातार, कंटिन्यू। प्रवाहमान झरने यानी कि वो जो झरने थे वो बह रहे थे। नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल। रोडोडेंड्रो से क्या अभिप्राय है? रोडोडेंड्रो से अभिप्राय है कि जो सफेद रंग के फूल होते हैं ना, सफेद रंग के फूलों को रोडोडेंड्रो बोलते हैं। लेकिन आजकल तो ये अलग अलग रंगों में आ चुके हैं, और इनका अधिकतर जो प्रयोग है, जो प्रेमिका है, जो प्रेमी है अपनी प्रेमिका के लिए प्रयोग करता है, और वो प्रेमिका अपने बालों में इसे लगाया करती है। ठीक है, तो आगे चलिए। सब अपनी अपनी लय, तान और परवान में बहते हुए चैरवेती, चैरवेती, चैरवेती का अर्थ क्या है? चलते रहो, चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। वजूद क्या होता है? अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पंक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसका अर्थ जान लीजिएगा कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। अब जो लेखिका है, लेखिका प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रही है, और उस अलौकिक आनंद में लेखिका इस तरह से डूबी हुई है कि वो लेखिका अगर अपनी नजरों को भी हटाने की कोशिश करे तो उसकी नजरें उस अलौकिक सौंदर्य से हट नहीं पा रही है। और इस तरह से जो लेखिका है, लेखिका वहां पर सड़क बनाने वाली जो औरतें हैं, जो औरतें पत्थरों को तोड़ रही हैं, जिनके शरीर से पसीना बह रहा है, जिनके जो अंग है, उन जिन औरतों के अंग है वो बिल्कुल ही कोमल अंग है, सुंदर है,
और वो जो पहाड़ी औरतें हैं, उन पहाड़ी औरतों का जो दृश्य है, वो जो लेखिका है वो अपनी आंखों से क्या कर रही है, देख रही है। और लेखिका ने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, और उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े भी थे, और कईयों की पीठ पर बड़ी बड़ी टोकरियां थी, और उन बड़ी बड़ी टोकरियों में क्या थे, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बांधे हुए थे। और इस तरह से वो क्या कर रही थी, चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी, मेहनत कर रही थी, मेहनत मजदूरी कर रही थी, काम कर रही थी। और इस तरह से लेखिका के मन में बार बार उस दृश्य को, लेखिका बार बार उस दृश्य को देख रही थी, और वहां की नदियों, फूलों, वादियों, झरनों को लेखिका क्या मान रही थी, एक स्वर्गीय सौंदर्य मान रही थी, एक बहुत ही अद्भुत सौंदर्य, वहां के सौंदर्य को लेखिका सोच रही थी, मान रही थी। इस तरह से ऐसी जिजीविषा लेखिका के मन में उठ रही थी कि इस कैसी जिजीविषा, जिजीविषा क्या होती है, एक प्रबल इच्छा, जानने की इच्छा, कि यहाँ के लोगों के बारे में जाने, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करे। ये अर्थ है इस पंक्ति का। आगे चलिए। संपूर्णता के उन अक्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। किससे सीखी थी सुबह की प्रार्थना उसने? वहां की नेपाली औरतों से, जो सुबह उठकर वो परमपिता परमात्मा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते थे। यही ऐसे सब लेखिका ने उन औरतों से सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय क्या होता है? इंद्रियों से परे चले जाने का जो भाव होता है, जो फीलिंग होती है, उससे उसको क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। यानी कि जब हम बिल्कुल शांत अवस्था में होकर परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को खो देते हैं, तो हमारी नजरों के सामने बिल्कुल कालापन छा जाता है, धुंधलापन छा जाता है, किसी तरह का कोई और अन्य दृश्य हमारे समक्ष, हमारी माइंड में किसी प्रकार का और दृश्य नहीं आता। उस ऐसे दृश्य को क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। उस ऐसे परिदृश्य को, उस ऐसे परिदृश्य को क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय बोलेंगे। चलिए आगे। संसार खंड खंड हो गया, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गए। संसार से संबंधित कोई भी चित्र वो उनके सामने नहीं आ रहा था। यही उनका कहने का भाव है। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वह महाभाव यानी कि बहुत बड़ा भाव, बहुत बड़ी फीलिंग्स। जैसे एक सूखी टहनी होती है ना, और सूखी टहनी पर जैसे हाथ लगाते हैं, टच करते हो, अत्यंत यानी कि शीघ्रता से टूट जाती है। ऐसे ही वो जो बहुत बड़ा भाव, बहुत बड़ी फीलिंग्स जो लेखिका के माइंड में वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देख कर आ रही थी, वो क्या हो चुकी थी? टूट गई थी। कैसे टूट गई थी? अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि अब वो जो टाइम हो चुका था लेखिका के लिए, वो क्या हो चुका था? प्रार्थना का टाइम हो चुका था, प्रेयर का टाइम हो चुका था। उसको वो याद आ गई थी कि वो जो नेपाली युवतियां, वो सुबह उठकर क्या करती है? प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है। इसलिए वो जो प्राकृतिक सौंदर्य से अपने आप को हटाकर वो क्या करना चाहते थे? प्रार्थना करना चाहते थे। चलिए, इसी कारण से वो जो प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ जो बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ी फीलिंग थी लेखिका के मस्तिष्क में, वो क्या हो चुकी थी? एक सूखी टहनी के समान हो चुकी थी, यानी कि वो टूट चुके थे। आई बात समझ? चलिए आगे चलिए। दरअसल मंत्रमुग्ध से मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक से लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। अब तंद्रिल अवस्था, अब देख लीजिए, मंत्रमुग्ध से मैं तंद्रिल अवस्था। तंद्रिल अवस्था क्या होती है?
तंद्रील अवस्था होती है नींद जैसी हालात, जैसे कि आंखें, जैसे आपकी आंखें कई बार मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हो और या आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम आपकी आंखें झपकी ले रही हैं, बार बार आपको नींद की ओर वो अग्रसर कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन को जब नींद जैसी सिचुएशन, नींद जैसी हालत पैदा होती है तो उस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है? तंद्रील अवस्था। उस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है? तंद्रील अवस्था। क्या नाम दिया जाता है? तंद्रील अवस्था। और समाधिस्थ क्या होता है? समाधिस्थ, समाधिस्थ होता है समाधि में स्थित होना, समाधि में स्थित होना, यानी कि अपने आप को एक्टिव कर पैरों को जोप कर, जैसे हम गायत्री मंत्र नहीं करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, चौकड़ी मारकर और हाथों को ऐसे पैरों पर रखकर और उंगलियों को और अंगूठे को जोड़कर परमपिता बिल्कुल पीठ बिल्कुल सीधी, कमर बिल्कुल सीधी, जैसे योगा करते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस अवस्था को बोलते हैं समाधिस्थ अवस्था। यानी कि साधु संतों की तरह जो अवस्था होती है, जब साधु संत अपने आप को परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? समाधिस्थ। और आत्मलीन, आत्मलीन का क्या अर्थ होता है? आत्मलीन का अर्थ होता है अपने आप में लीन होना, अपने आप में मगन होना। चलिए आगे चलिए। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसे कुछ लेना देना ना हो, यानी कि जिसको किसी से कोई भी मतलब ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहना, अपने कार्य में बिजी रहना। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है निरपेक्ष। ठीक है, चलिए आगे चलिए। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। कुदाल का अर्थ पता ही होगा आपको। कईयों के पेट पर बंदी डोको। डोको क्या होती है? डोको होती है एक बड़ी सी टोकरी, जिसमें वो उस बड़ी सी टोकरी को, आप कभी यात्रा करो ना हिमाचल की या जम्मू कश्मीर की या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की, तो उस समय देखना जो औरतें होती हैं, फिल्मों में देखा जाता है, जैसे उसमें वो फिल्म देखी आपने माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम में वो जो लड़की गायब हो जाती है और वो क्या करती है, वो पहाड़ी क्षेत्र की लड़की और अपनी पीठ के पीछे क्या बांधे रखती है? एक टोकरी सी बांधे रखती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, औरतें है ना, औरतें अपनी पीठ के पीछे टोकरी को बांध कर रखती है और उस टोकरी में वो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों को क्या करती है? उन छोटे बच्चों को रखती है। साथ के साथ में उन छोटे बच्चों को की भी देखभाल होती जाती है और साथ के साथ में वो क्या काम, वो काम भी करती रहती है। उसको डोको बोलते हैं। चलिए आगे चलिए। डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। अब बड़ी सुंदर पंक्तियां, अब देखिए, यानी कि मातृत्व भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और जो श्रम साधना यानी कि जो औरतें हैं वो अपने बच्चे को साथ ले रही है, वो अपनी ममता की जो उनके अंदर जो ममता, जो दया की भावना है, वो भी अपने बच्चे के प्रति दिखा रही है और साथ के साथ में क्या कर रही है? श्रम साधना यानी कि मेहनत कर रही है, काम कर रही है। वहीं पर खड़े बीआरओ, यानी कि ये जो अर्थ दिया हुआ है बीआरओ का, ये पढ़ लीजिएगा। बीआरओ के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने, अगला पेज निकाल लीजिए, उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया। चुगलबाजी क्या होता है? हंसी मजाक। चुगलबाजी क्या होता है? हंसी मजाक।
के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियां चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अकस्मात, अचानक से। वह संजीदा हो गया। संजीदा क्या अर्थ क्या होता है? संजीदा का अर्थ होता है गंभीर। संजीदा का क्या अर्थ होता है? गंभीर। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है, दुसाध्य जो आसानी से न किया जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, दुसाध्य। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। आगे चलिए। पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था। डायनामाइट क्या होता है? एक प्रकार का विस्फोटक होता है। डायनामाइट क्या होता है? एक प्रकार का विस्फोटक। एसएस में भी आप पढ़ चुके होंगे। आगे चलिए। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश, यानी कि बिल्कुल नीचे पाताल में, यानी कि वो सीधे मृत्यु को प्राप्त। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पायदानों के हाथों में पड़े ठाठे। ठाठे क्या होता है? हाथों में पड़े ठाठे से अभिप्राय है कि जब हम मेहनत करते हैं ना, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो काम करते हुए हमारे हाथों में मोटी मोटी गांठें पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं। और उन निशानों से क्या होता है? पानी सा निकलता है। जब वो फूटती है ना, वो गांठें फूटती है, तो क्या होता है? उनसे पानी निकलता है। वो जल्दी, जैसे कई बार हम, मान लीजिए आप खेत का काम नहीं करते, कसी से आप खेतों में काम करना शुरू करते हो, या द्रांति के साथ खेतों में काम करना शुरू करते हो, और आपने 6 महीने बाद या साल बाद या पहली बार आपने द्रांति या कसी से काम किया, तो आपके कुछ देर बाद है ना, आपके हाथों में मोटी मोटी गांठें पड़ जाएंगे। वो ज्यादा टाइम तक तो रहती नहीं। वो क्या होती है? घंटा 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या कुछ समय बाद वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन वहां से वहां जिधर वो गांठ पड़ती है ना, वो खाल फट जाती है और उसकी जगह दूसरी जो चमड़ी है वो आ जाती है उसकी जगह। तो ये अर्थ है ठाठे का। आगे चलिए। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। वंचना क्या होता है? वंचना का अर्थ होता है कमी। वंचना का अर्थ क्या होता है? कमी। और कभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख, गमगीन का अर्थ क्या होता है? गमगीन का अर्थ होता है उदास। गमगीन का अर्थ क्या होता है? उदास। नोट कर लीजिएगा इसे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप इन्हें नहीं। पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट
रिपेइंग। इसका अर्थ क्या है? कम लेना और ज्यादा देना है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके लिए प्रयोग हुई हैं, ये जान लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां है ये पंक्तियां प्रयोग हुई हैं उन पहाड़ी महिलाओं के लिए, उन औरतों के लिए जो कठोर परिश्रम कर रही है। ऐसी महिलाओं के लिए ये पंक्तियां प्रयोग हुई हैं, क्योंकि वो जो महिलाएं हैं, वो जो कठोर परिश्रम वो महिलाएं कर रही हैं, वो जो पहाड़ी महिलाएं हैं जो कठोर परिश्रम कर रही है, वो अपनी पीठ पर क्या करती है? टोकरी को बांध लेती है और उस टोकरी को बांधकर बच्चों को भी संभालती है और कठोर मेहनत करती है। ऐसा ही दृश्य लेखिका ने पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था, और जहां बच्चों की पीठ पर बांधे पत्तों की तलाश में आदिवासी जो औरतें हैं वन वन फिरती है, और उसे लगता है कि ये जो मेहनत करने वाले जो ये सुंदर औरतें हैं, ये वेस्ट एट रिपेइंग, यानी कि आधार ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटाती है। वास्तव में ये एक सत्य है कि हमारे ग्रामीण समाज में महिलाएं बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती है। वे घर बार भी संभालती है, बच्चों की भी देखभाल करती है और मेहनत करके धन भी कमाती है, और यह बात हमारे देश के आम जनता पर भी लागू होती है। जो श्रमिक कठोर, जो मेहनत करके, जो कठिन से कठिन परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं या खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उन्हें बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है, लेकिन उनकी जो मेहनत है देश की प्रगति में बहुत बड़ी सहायक होती है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभाती है, अहम योगदान देती है हमारे देश की जनता। आज आप देखते भी होंगे, चाहे किसान है, चाहे फिर कोई, आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए लेता है तो उससे काम कितना कराया जाता है? कम से कम 30 या 40,000 का, 2 गुना या 3 गुना काम कराया जाता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस काम को करता है, अच्छे से लगन के साथ करता है, निष्ठा के साथ करता है, पूरी निष्ठा के साथ काम को करता है, ताकि उसके मस्तिष्क में एक ही सोच होती है कि कहीं ना कहीं जो मेरा देश है वो उन्नति करे, मेरा देश, मेरे देश का जो नाम है वो विश्व में विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, पूरे देश में मेरे देश का, पूरे विश्व में मेरे देश का नाम हो, रोशन हो। अगर देश उन्नति करेगा तो समाज उन्नति करेगा, और समाज उन्नति करेगा तो मैं भी उन्नति करूंगा। ऐसी सोच हमारे देश के लोगों की है, ऐसी सोच कठोर से कठोर परिश्रम करने वाले हर एक नागरिक की है, हर एक व्यक्ति की होती है। चलिए आगे चलिए। ये इस पंक्ति का अर्थ था। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, और तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था, और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। खंडहर क्या होता है? टूटा हुआ। खंडहर क्या होता है? टूटा हुआ। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट से क्या अर्थ है? यानी कि बालों में लगाने वाली जो सुई जैसा एक गहरा मोड़ होता है ना, गहरी एक पिन होती है, उसको हेयर पिन बोलते हैं। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। पड़ाव क्या है? पड़ाव होता है ठहराव, यानी कि उस जगह ठहरना। देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया
हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। वर्बीला क्या होता है? चिकना वर्बीले से अभिप्राय है जिसकी तोंद बढ़ जाती है, यानी कि मोटे पेट वाला, बड़े हुए पेट वाला, उसको वर्बीला बोलते हैं। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के बारी बारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, ऐसा जितेन ने बताया है। यानी कि ये पंक्तियां पढ़कर क्या पता चलता है? वहां के छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो भी अपनी माताओं के साथ उनके संग में रहकर कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ने के लिए कितनी कठोर मेहनत करनी पड़ती है, कितने दुर्लभ, कितने कठिन रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये सभी कुछ बताया। और स्वयं ऐसा किसने भोगा? जितेन ने भी भोगा, क्योंकि जितेन वहां का निवासी है। जितेन उस वहां के वातावरण से, वहां के लोगों से अच्छे से वाकिफ है, उसे भली भांति पूर्वक ये वहां की पूरी जानकारी है। तो इधर तक पढ़ेंगे, इससे आगे कल पढ़ेंगे। तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब करना चाहता है तो वो आप कीजिए।